गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। जो नई वाली सीरीज़ है अपनी, उसके 5 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे अभी तक, और ये है टेस्ट नंबर 6। इसमें 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे हिस्ट्री के, और ये सीरीज़ बेनिफिट देगी नए वाले पीसीएस के लिए, और जो आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज़ परचेज कर सकते हैं, अभी ऑफर में है। ठीक है, 249 में फुल ईयर के लिए, जिसका एमआरपी 499 है, और ये ऑफर वैलिड है 1 से 3 जनवरी तक, यानी आज तक। चलिए, पहला प्रश्न है, कुषाण वंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने सिक्कों पर स्वयं को महेश्वर घोषित किया था? कुजुल कड़फिशस, विम कड़फिशस, वसुदेव द्वितीय, कनिष्क। कुषाण वंश के निम्नलिखित शासकों में से जिसने अपने सिक्कों पर स्वयं को महेश्वर घोषित किया था वो है बिम कड़फिशस। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। शिव का परम भक्त था वो। देखिए, विम कड़फिशस ने पार्थेनों से गांधार को जीता और सिंधु के पूर्व में मथुरा क्षेत्र तक राज्य फैलाया। उसने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। शिव का परम भक्त था वो। उसने अपने सिक्कों पर स्वयं को महेश्वर घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 2, गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित नासिक अभिलेख या शिलालेख निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? ये लिखा गया था प्राकृत भाषा में। नासिक अभिलेख या शिलालेख में सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का उल्लेख है। यह प्राकृत भाषा में लिखा गया था। इसका निर्माण गौतमी पुत्र सातकर्णी की मां गौतमी बालाश्री ने करवाया था। इस शिलालेख में उसे शकों, पल्लवों और यवनों का संहारक, सातवाहनों के गौरव को पुनर्स्थापित करने वाला बताया गया है। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं पीसीएस से रिलेटेड, आरओ से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में है संगम युग में भूमि विभाजन, और सूची 2 में है भूमि के प्रकार। इस तरह के मैच वैच करने वाले 10 से 12 प्रश्न आए थे यूपीपीसीएस 2024 में। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की संख्या बढ़ाएंगे, मैच करने वाले, कालानुक्रम वाले और कथन अभिकथन वाले। कुरुंजी, पाले, मुल्लाई, नेथल। देखिए, जो कुरुंजी थी वो थी पहाड़ी भूमि, पाले थी मरुस्थलीय या रेगिस्तानी भूमि, मुल्लाई चारागाह या देहाती, और नेथल थी तटीय भूमि। तो ए का 2 हो गया और बी का हो गया 1। ए का 2, बी का 1, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। सी का 3, डी का 4। संगम युग के दौरान भूमि का 5 गुना विभाजन। भूमि विभाजन ये प्रकार: कुरुंजी पहाड़ी भूमि, मुल्लाई देहाती भूमि, मरुदम थी एक कृषि भूमि, नेथल तटीय भूमि, और पाले हो गई मरुस्थलीय रेगिस्तानी भूमि। पांड्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह था। पांड्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली थी। अब यहाँ जो है ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये जो एक्सप्लेनेशन की तालिका है, एक फ्रेम में इसको डालते हैं। यह है साम्राज्य, यह है राजधानी, यह है प्रतीक, और यह है मुख्य बंदरगाह। ठीक है, एक है पांड्य राज, चोल राज, चेर राज। पांड्य की बात करें तो आधुनिक तिरुवेनवेली, मदुरई, रामनाथ जिले और दक्षिणी त्रावणकोर शामिल है इसमें। चोल की बात करें तो तमिलनाडु के आधुनिक तंजौर और तिरुचिरापल्ली जिले शामिल है। चेर की बात करें तो अधिकतर केरल तट शामिल है इसमें। तो पांड्य की राजधानी बहुत पूछ गए एग्जाम में, मदुरई थी, प्रतीक चिन्ह मछली था, और मुख्य बंदरगाह कोरकाई, ये सब याद रखिएगा। चोल उरेयूर राजधानी थी, प्रतीक बाघ, और मुख्य बंदरगाह पुहार जो कि आधुनिक कावेरीपट्टनम है। चेर की राजधानी बंजी या करूर, प्रतीक चिन्ह था धनुष, और मुख्य बंदरगाह टोंडी और मुचिरी। ये यूपीएससी सिविल सेवा तक में पूछ लेता है प्राचीनतम बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। मौर्योत्तर काल में श्रेणी
क्या थे? सैनिक थे, जमींदार थे, किराएदार या व्यापारियों का एक समूह? मौर्योत्तर काल में श्रेणी पर कई बार प्रश्न बना एग्जाम में। व्यापारियों का एक समूह, सी है इसका आंसर। मौर्योत्तर काल के दौरान व्यापारियों के समुदायों को श्रेष्ठी नामक प्रमुख के तहत श्रेणी या गिल्ड के नाम से जाने जाने वाले समूहों में संगठित किया गया था। एक अन्य प्रकार के व्यापारिक समूह को सार्थ कहा जाता था, जो अंतर्राज्यीय व्यापारियों के घुमंतु या कारवा व्यापार निगम का प्रतीक था। ऐसे संघ के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। श्रेणी जो थी वो एक ही पैसे को अपनाने वाले या एक ही वस्तु का व्यापार करने वाले व्यापारी और कारीगरों के संघ थे। उन्होंने आपसी सद्भावना के आधार पर अपने व्यवसाय को विनियमित करने के लिए अपने प्रमुख का चुनाव किया तथा कीमतों और गुणवत्ता के संबंध में अपने खुद के नियम बनाए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था B.A. स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर डी। समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। उसने युद्ध और विजय की नीति अपनाई और अपने राज्य का अत्यधिक विस्तार किया। उसकी इसी नीति के कारण इतिहासकार V.A. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है, तो विकल्प डी सही हो गया। उसकी उपलब्धियां प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण एक लंबे शिलालेख में दर्ज हैं, जिसकी सतह पर अशोक और बाद में मुगल सम्राट जहांगीर के शिलालेख भी मौजूद हैं। इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट नाम है हरिशैन। हरिशैन ना केवल उसके दरबारी कवि थे, बल्कि कुमारामात्य भी थे, अर्थात एक उच्च पदस्थ अधिकारी जो स्वयं को संधि विग्रहिका यानी शांति और युद्ध मंत्री और महादंडनायक यानी न्यायिक या सैन्य अधिकारी जैसी विभिन्न उपलब्धियों से वर्णित करते थे। वराहमिहिर से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वराहमिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों या नवरत्नों में से एक थे। वह प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये इंपॉर्टेंट बुक है वराहमिहिर की। पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर द्वारा लिखी गई पुस्तक है खगोल पर। प्रसिद्ध गणितज्ञ ज्योतिषी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। सारे के सारे करेक्ट हैं। गलत पूछ रहा, गलत कोई है नहीं, तो इसका आंसर लगाएंगे डी। देखिए, वराहमिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। प्रसिद्ध गणितज्ञ ज्योतिषी थे जिन्होंने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। कौन कौन सी? पंच सिद्धांतिका एक तो इम्पोर्टेंट है, मैच वैच करने के लिए बहुत पूछी जाती है। बृहद संहिता और बृहद जातक, ये पढ़ सकते हो आप एक्सप्लेनेशन को। क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों पर विचार कीजिए और उन्हें छोटी इकाई से सबसे बड़ी इकाई तक व्यवस्थित कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, गुप्त साम्राज्य में ग्राम जो है सबसे छोटी इकाई रहेगी हमेशा। सबसे छोटी से बड़ी पूछ रहा है और सबसे बड़ी है भुक्ति। सबसे छोटी ग्राम, उसके बाद बीथी, तीसरे पर विषय और भुक्ति सबसे बड़ी है। तो 2 4 3 1, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस चीज को याद रखिएगा, ग्राम सबसे छोटी, भुक्ति सबसे बड़ी। मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक विभाग। मौर्य प्रशासन के विपरीत, जहां राजनीतिक अधिकार राजा के हाथों में केंद्रित था, गुप्त प्रशासन प्रकृति में विकेंद्रित था और इसमें स्थानीय राजाओं एवं छोटे प्रमुखों जैसे कई सामंत शामिल थे जो अपने साम्राज्य के बड़े भाग पर शासन करते थे। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के जनक और भारत के सबसे पहले ज्ञात खगोल शास्त्री हैं? बीजगणित के जनक और भारत के सबसे पहले ज्ञात खगोल शास्त्री का नाम है आर्यभट्ट प्रथम। आर्यभट्ट प्रथम को बीजगणित के जनक तथा भारत के सबसे बड़े पहले खगोल शास्त्री के रूप में जाना जाता है। उन्होंने आर्यभट्टियम और आर्यभट्ट सिद्धांत नामक 2 खगोलीय ग्रंथ लिखे थे। इनको याद रखिएगा।
सूर्य सिद्धांत, जिसमें साइन टेबल शामिल है, भी उनके द्वारा लिखा गया था और वह सबसे पहले यह पता लगाने वाले व्यक्ति थे कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने किसी ग्रह की कक्षा की गणना के लिए सही समीकरण भी तैयार किया तथा एक वर्ष की लंबाई 365.258685 दिनों के बेहद सटीक अनुमान दिया। और क्या क्या, वह शून्य का आविष्कार करने वाले और दशमलव प्रणाली के उपयोग की अनुशंसा करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने एक वृत्त के विभिन्न गुणों का वर्णन किया और चप यानी पाई का बहुत सटीक मान दिया, जो 3.1416 पर 4 दशमलव स्थानों तक सही था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं है? ये 16 के 16 महाजनपद के नाम आपको मोटा मोटा तो याद रहने ही चाहिए। गांधार है इसमें, कंबोज है इसमें, मत्स्य है इसमें, कौशाम्बी नहीं है, क्योंकि कौशाम्बी इन 16 महाजनपदों में से किसी एक की राजधानी थी। ठीक है, वत्स की राजधानी थी। ये हैं 16 महाजनपद: काशी, कौशल, अंग, मगध, बज्जी, मल्ल, बेदी, वत्स इसकी राजधानी थी। कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अशक, अवंती, गांधार और कंबोज। सभी 16 महाजनपदों में से जो मगध था, वर्तमान बिहार में है, सभी में सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। और कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी, इसे इसमें नहीं गिना जाता, महाजनपद नहीं था ये, इसकी राजधानी थी जो ऑलरेडी महाजनपद था। तेलुगु कृति है, अमुक्त मालयाद के लेखक कौन थे? ठीक है, ये इसमें द्वंद्व हो जाता है, तमिल है तेलुगु है, तो तेलुगु कृति अमुक्त मालयाद कृष्णदेव राय की रचना है ये। विजयनगर साम्राज्य से प्रश्न बनते ही है, अगर अच्छे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाए तो। अमुक्त मालयाद विजयनगर राजवंश की कृष्णदेव राय द्वारा रचित तेलुगु में महाकाव्य कविता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से संबंधित है? पांडे, चेर, चोल, पाल? चोल साम्राज्य से। देखिए, चोल मूर्तिकला का एक महत्वपूर्ण नमूना तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति थी। निम्नलिखित में से कौन बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है? हर्षचरित के रचनाकार है बाणभट्ट और पार्वती परिणय के रचनाकार है बाणभट्ट। मयूर शतक इन्होंने नहीं लिखी, मयूर शतक मयूर की है। वाक्य पदीय है, ये भी नहीं है, तो एक और दो, इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? यहाँ 2 आएगा ना, ये कैसे 3 हो गया? एक और दो। क्या कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है? 1 और 2? इसको 2 करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए बाणभट्ट जो है हर्षचरित और पार्वती परिणय के रचयिता थे, तो 1 और 2 ही है वो। और मयूर शतक मयूर द्वारा लिखा गया था और प्रख्यात व्याकरण है, वाक्य पदीय, वो लिखा था भर्तहरि ने। जो बाणभट्ट हैं ये पुष्यभूति शासक हर्षवर्धन के दरबारी लेखक थे। इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन पर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। हर्षवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हर्षवर्धन को भारत के अंतिम महान हिंदू राजा के रूप में जाना जाता है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था क्या? हुएन ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का दौरा किया था क्या? देखिए, हर्षवर्धन भारत के अंतिम महान हिंदू राजा के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी, ये भी करेक्ट है। हुएनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था,
ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। हर्षवर्धन भारत के अंतिम हिंदू महान राजा के रूप में उनको जाना जाता है, जो मूल रूप से शैव थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म का भी काफी हद तक समर्थन किया था, साथ ही बौद्धों को दान दिया। हर्ष की राजधानी मूल रूप से थानेश्वर थी, लेकिन उसने इसे कन्नौज स्थानांतरित किया था, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही हो गया। चीनी यात्री हुएनसांग ने हर्षवर्धन के शासन के दौरान भारत का दौरा किया था। हुएनसांग को यात्रियों के राजकुमार और सियुकी के लेखक के रूप में भी जाना जाता है। तो सियुकी पुस्तक किसने लिखी है? हुएनसांग ने लिखी है। हर्ष ने 3 नाटक, यहाँ इंपॉर्टेंट है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद लिखे थे। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अजमेर में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के निर्माण का श्रेय दिया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कर प्रारंभ करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स के नाम से जाना जाता था। हसन निजामी और फखरुद्दीन उसके शासनकाल में आश्रय प्राप्त लेखक थे। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लाख वक्स के नाम से कुतुबुद्दीन को या इल्तुतमिश को? कुतुबुद्दीन को ही जाना जाता है। हसन निजामी और फखरुद्दीन उसके शासनकाल में आश्रय प्राप्त लेखक थे, ये भी ठीक है। पहला भी ठीक हो जाता अगर यहाँ दिल्ली लिखा होता तो। दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के निर्माण का श्रेय दिया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली की, ना कि अजमेर की। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। तो है यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये है कहाँ पर। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में एक मस्जिद है, और कुतुब मीनार के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। कुतुब मीनार सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में। ये सब याद रखिएगा। बचे हुए शिलालेखों में कुतुबुद्दीन को मलिक यानी राजा के रूप में वर्णित किया गया है, और दिल्ली में कुतुब मीनार अभी भी उसकी जीत की स्मृति में खड़ा है। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख वक्स अथवा लाखों का दाता कहा जाता था, यानी लाखों का दान करने वाला। सारे बुलेट पॉइंट है कुतुबुद्दीन से रिलेटेड, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक विद्या का संरक्षक था। उसने हसन निजामी एवं फखरुद्दीन जैसे लेखकों को संरक्षण दिया था। हसन निजामी की ताज उल मासिर मुख्य रूप से ऐबक से संबंधित कृति है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, मैच वैच करने के लिए पूछते हैं। ताजुल मासिर किसकी है? हसन निजामी। एकता प्रणाली पर एग्जाम में कई बार प्रश्न बने, इसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है। यह कृषि पर कर लगाने की प्रथा थी, इसमें वंशानुगत के प्रावधान थे। इसके अंतर्गत एक अधिकारी को वेतन के बदले एक क्षेत्र से राजस्व का अनुदान दिया जाता था। इसने सल्तनत के दूरस्थ हिस्से को केंद्र सरकार से जोड़ने में सहायता की। एकता प्रणाली से संबंधित कृषि पर कर लगाने की प्रथा थी, ठीक है। इसके अंतर्गत एक अधिकारी को वेतन के बदले एक क्षेत्र से राजस्व का अनुदान दिया जाता था, ठीक है। सल्तनत के दूरस्थ हिस्से को केंद्र सरकार से जोड़ने में सहायता की, ये भी ठीक है। वंशानुगत प्रावधान नहीं थे इसके, गलत है, और गलती अपने को ढूंढना भी है इसका आंसर। अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है थी किसकी है, तो इल्तुतमिश का नाम याद रखिएगा। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को कई बड़े और छोटे इक्तों में विभाजित किया, और वेतन के बदले भूमि का आवंटन किया, ठीक है। वेतन नहीं देता था, भूमि देता था, जमीन देता था, जिसे उन्होंने अपने तुर्की अधिकारियों को वितरित किया। उसने दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली भी प्रारंभ की, जो कर कृषि की एक प्रथा थी। एकता प्रणाली के अंतर्गत एक अधिकारी को वेतन के बदले एक क्षेत्र से राजस्व का अनुदान दिया जाता था। हालांकि एकता प्रणाली वंशानुगत नहीं थी। तो बी वाला स्टेटमेंट सही है अपना। एकता प्रणाली ने सल्तनत के दूरस्थ हिस्से को केंद्रीय सरकार से जोड़ा, चौथा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 17, दो स्टेटमेंट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। संयद राजवंश की स्थापना खिजर खां द्वारा की गई थी। संयद राजवंश ने 37 वर्षों तक शासन किया। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर।
सैयद राजवंश की स्थापना खिज्र खां द्वारा की गई थी, जो मुल्तान का गवर्नर और भारत में तैमूर का नायब था। जो कौन? खिज्र खां। तो दोनों के दोनों सही हैं। खिज्र खां तुगलक वंश के अंतिम सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद सात तुगलक की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बना था। उसने नसरुद्दीन की सेवा करने वाले दौलत खां लोधी को पराजित किया। सैयद राजवंश ने 1414 से 1451 तक 37 वर्षों तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 18 है, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, कौन सा इनमें सही होगा? वह नक्शबंदिया सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था। चंदेरी का युद्ध 1527 में बाबर और मालवा के राजपूत शासक मेदनी राय के बीच लड़ा गया था। ये 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530 में बाबर मर गया। उससे पहले जितने भी युद्ध लड़े, किन किन के बीच लड़े, कौन जीता, ये सब इंपॉर्टेंट है, सब पर प्रश्न बनते हैं। चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वो 1528 में हुआ था। 1527 1528 में हुआ था, 1528 में। 27 में खानवा का युद्ध हुआ था। 1526 पानीपत का युद्ध, 1527 खानवा का युद्ध, 1528 चंदेरी का युद्ध, 1529 घाघरा का युद्ध, 1530 बाबर की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पहला ही वाला केवल करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। देखिए, यद्यपि बाबर रूढ़िवादी सुन्नी था, फिर भी वह ना तो कट्टर था और ना ही धार्मिक देवीय लोगों के नेतृत्व में था। वह नक्शबंदिया सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार के अनुयायी थे। खानवा का युद्ध बात करें जो कि 1527 में हुआ था। चंदेरी का बात करें 1528 में हुआ था। तो पहले चंदेरी का देख लेते हैं। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मालवा के राजपूत शासक मेदनी राय के बीच लड़ा गया था। राजपूतों द्वारा लड़ी गई महान वीरता के बावजूद बाबर को मेदनी राय पर नियंत्रण स्थापित करने में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। उनकी हार के साथ राजपूत भर में प्रतिरोध पूरी तरह से बिखर गया। तो किसकी हार हो रही है चंदेरी में? मालवा के राजपूत शासक मेदनी राय की, और जीता बाबर। खानवा का युद्ध 1527 में फतेहपुर सीकरी के समीप भारतीय इतिहास में बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा और उनके सहयोगियों के बीच लड़ा गया। राणा सांगा की हार हुई इसमें, और दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुरक्षित हो गई। तो सारे युद्धों को बाबर ने ही जीता है, 26 से 29 तक। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हुमायूं ने लाहौर में जमाली मस्जिद और ईशा खान मस्जिद का निर्माण कराया। शेरशाह सूरी ने रोहतास किला बनवाया, जो पाकिस्तान में स्थित एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। शेरशाह सूरी के दौरान प्रत्येक सरकार कई परगनों में विभाजित थी क्या? तो हुमायूं का मकबरा 1570 में बनाया गया था और 1993 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। चार चार स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन नंबर 19, 20 प्रश्न है इसमें। ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। डी सही है, सी सही है, बी भी सही है, ए एक शब्द की वजह से गलत है। हुमायूं ने दिल्ली में, कहाँ? दिल्ली में, न कि लाहौर में, जमाली मस्जिद और ईशा खान मस्जिद का निर्माण करवाया। तो यही इनकरेक्ट है, ए है इसका आंसर। देखिए, हुमायूं ने दिल्ली में एक नया शहर बसाया जिसका नाम उसने दीन बना रखा, तथा दिल्ली में जमाली और ईशा खान मस्जिद का निर्माण कराया। शेरशाह सूरी ने रोहतास किला बनवाया, जो पाकिस्तान में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। शेरशाह सूरी के दौरान मुख्य सिकदार यानी कानून और व्यवस्था, मुख्य मुंसिफ यानी न्यायाधीश, प्रत्येक सरकार में प्रशासन के दो प्रभारी, प्रत्येक सरकार में प्रशासन के प्रभारी दो अधिकारी थे, ये मुख्य सिकदार और मुख्य मुंसिफ। प्रत्येक सरकार कई परगनों में विभाजित थी शेरशाह सूरी के दौरान। सिकदार यानी सैन्य अधिकारी, आमिल यानी भू राजस्व,
फोतेदार, कोषाध्यक्ष और कारकून, लेखाकार, ये सब याद रखिएगा, मैच वैच करने के लिए पूछता है। प्रत्येक परगने के प्रशासन के प्रभारी थे ये। और मौजा जो है वो प्रशासन का निम्नतर स्तर था। मौजा यानी गांव। यहाँ पे भी निम्नतर स्तर है। गुप्त काल में ग्राम भी सबसे छोटी इकाई है और भुक्ति सबसे बड़ी। हुमायूं का मकबरा 1570 में बनवाया गया था। 1993 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का प्रोटोटाइप कहा जाता है। साथ ही इसका निर्माण उनकी विधवा हाजी बेगम ने करवाया था। सारे बुलेट पॉइंट से याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 20 अंतिम प्रश्न है। अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। थॉमस रो उनके दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था और उनका अंतिम अभियान 1601 में गोलकुंडा के विरुद्ध था अकबर का। देखिए, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था रॉल्फ फिच, ना कि थॉमस रो। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था, गलत है पहला स्टेटमेंट। अकबर का अंतिम अभियान 1601 में गोलकुंडा के विरुद्ध नहीं था। सही पूछा, कोई भी सही नहीं है, डी है इसका आंसर। जो रॉल्फ फिच है वो पहला अंग्रेज था अकबर के दरबार में आने वाला। वह लंदन का एक सज्जन व्यापारी था और मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर, भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा करने वाला शुरुआती अंग्रेज यात्री और व्यापारियों में से एक था रॉल्फ फिच। तो पहला वाला गलत हो गया। थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा गया। सर थॉमस रो ने 1615 में जहांगीर के दरबार का दौरा किया, जो उस समय मुगल सम्राट था। यानी उस समय मुगल सम्राट कौन था? जहांगीर। उसने सूरत में व्यापार करने की अनुमति आसानी से प्राप्त कर ली। उसने किसने? थॉमस रो ने। 1618 तक 3 वर्षों तक जहांगीर के दरबार में रहा थॉमस रो। अकबर का अंतिम अभियान 1601 में असीरगढ़ यानी खान देश के विरुद्ध था, न कि गोलकुंडा के। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट भी। तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, ठीक है। वन टाइम पेमेंट है 249, जो कि ऑफर 3 जनवरी तक ही वैलिड है। उसके बाद 499 हो जाएगा, जो चेंज नहीं होगा। प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन। आर ओ के लिए बेनिफिट देंगे ये सारे के सारे प्रश्न।